अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पीडीएम अपना अगला और आखिरी जलसा 13 दिसंबर को लाहौर में करने जा रही है। पीडीएम ने पहले ही कहा था कि जलसों के बाद हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। 13 दिसंबर के जलसे से पहले 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में अहम इजलास है पीडीएम का, जिसमें फैसला यह करना है कि लॉन्ग मार्च कब और कैसे होगा। और इस बात पर भी क्यासराई हो रही है कि शायद इस इजलास में इस पर भी इत्तेफाक हो जाए कि इस्तीफा देना है असेंबलियों से, और क्या वो देने का ऐलान, इस्तीफा देने का ऐलान 13 तारीख के जलसे में किया जाएगा। ये तमाम अहम नुकात हैं जो कि डिस्कस होंगे पीडीएम के 8 दिसंबर के इजलास में। और इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हामिद मीर साहब, 13 तारीख को जलसा होना है, इससे पहले अहम इजलास है पीडीएम का 8 दिसंबर को। क्या यह मुमकिन है कि इस बात पर इत्तेफाक हो जाए कि असेंबलियों से इस्तीफा देना है? इस बात पर क्या इत्तेफाक हो सकता है? और क्या इस बात पर भी इत्तेफाक हो सकता है कि उन इस्तीफों का ऐलान 13 दिसंबर के जलसे में किया जाएगा? शहजाद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, दो चीजें बड़ी अहम है। पहली चीज तो ये अहम है कि इस्तीफों का ऑप्शन यकीनन मौजूद है और उस पर पीडीएम की जमातें गौर भी कर रही हैं। लेकिन जो 13 दिसंबर का जो जलसा है, इस जलसे में इस वक्त तमाम ऑपोजिशन की कोशिश ये है कि वहां पे अफरादी कुव्वत जो है उसका भरपूर तरीके से मुजाहरा किया जाए। ये जो इस्तीफों वाली बात है, तो इस पर आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो पिछले कुछ दिनों में 3-4 दफा जो टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई है, और खास तौर पर जो परसों रात को उनकी तफसीली बातचीत हुई आपस में, तो उसमें इस्तीफों पर भी बात हुई है। और कल बिलावल साहब की और आसिफ जरदारी साहब की एक मीटिंग है, क्योंकि बिलावल साहब जो है उनका कोरोना का टेस्ट तो नेगेटिव आ चुका है, लेकिन अभी तक वो आइसोलेशन में है। उनकी अभी तक बाकायदा मीटिंग शुरू नहीं हुई। कल उनकी मीटिंग होगी आसिफ जरदारी साहब के साथ और पार्टी के कुछ और लोगों के साथ, उसमें भी बातचीत होगी। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त तकरीबन एक कंसेंसस हो चुका है कि अब असम्बलियों से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस सिलसिले में मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं, उन्होंने पार्टी के काफ़ी लोगों के साथ सलाह मशवरा किया है। शहबाज शरीफ साहब के साथ और हमजा शहबाज साहब के साथ भी उनकी बातचीत हुई है। और शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त इस मामले पर ऑन बोर्ड हैं। ताहम जो 8 दिसंबर को इजलास है, उस इजलास में इस पे गौर फिक्र होगा कि इस्तीफे देने के लिए कौन सी डेट जो है वो मुनासिब है। क्या 13 दिसंबर को जलसे में इसका ऐलान किया जाए, या एक किसी ऐसी डेट का अनाउंस किया जाए कि जी उस डेट को हम इस्तीफों का ऐलान करेंगे। तो अभी इस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन ये बात तय है कि गैर रस्मी तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं, उन्होंने ये अपनी पार्टी को कन्वे किया है कि हमें इस्तीफा दे देना चाहिए, और ज्यादातर लोगों ने उनसे अच्छा, इत्तेफाक और किया मीर है, साहब, आप इंक्लूडिंग कह रहे हैं कि इत्तेफाक करने वालों में पार्टी के प्रेसिडेंट और मरियम नवाज के चचा शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, जिनके हवाले से ये बड़ा मशहूर है कि वो मुफाहमती पॉलिटिक्स करते हैं, वो उतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन वो भी इस्तीफे देने वाले ऑप्शन पर अब ऑन बोर्ड हैं। देखे ना, अब शहबाज शरीफ साहब ने इतनी मुफाहमत की पॉलिटिक्स की, इतनी मुफाहमत की पॉलिटिक्स की, क्या अब आखिर में ये हुआ कि जिनके साथ वो मुफाहमत चाहते थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कह दिया जनाब के शहबाज शरीफ साहब तो चाहते थे कि आपको रिलीज ही ना किया जाए। तो यहाँ से फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो अब क्या मुफाहमत की बात करें, क्योंकि जिनके साथ वो मुफाहमत की बात करते थे, उन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जुबैर साहब, उनको जो कहा गया शहबाज शरीफ साहब के बारे में, तो उसके बाद तो मुफाहमत खत्म हो गई ना। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो यकीनन वो एक धीमे मिजाज के आदमी है, लेकिन उनकी जो मरियम नवाज शरीफ के साथ जो आखिरी परसों जो गुफ्तगू हुई है, और उसमें हमजा भी मौजूद थे, तो उसमें तो ये तय हुआ कि अब जो भी फैसला करना है वो फैसला जो है वो पीडीएम ने करना है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक कंसेंसस बन चुका है। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसने अभी ये फैसला करना है, और पीपल्स पार्टी जो है वो तकरीबन इस पर कौमी असम्बली से इस्तीफों पर तैयार हो चुकी है। सिंध असम्बली से वो इस्तीफे नहीं देगी। लेकिन इस पर एक और अहम बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब को इस सारे मामले से रोकने की कोशिश भी की जा रही है। कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश भी की है, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो कल आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब की मीटिंग में ये फैसला होगा कि क्या
कौमी असम्बली से इस्तीफे देने हैं और सिंध असम्बली से भी देने हैं या सिर्फ कौमी असम्बली से देने हैं। अच्छा, ये भी बड़ी अहम बात है कि आप कह रहे हैं कि कौमी असम्बली से वो इस्तीफे देने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं, लेकिन इससे कितना फर्क पड़ जाएगा हामिद मीर साहब कि अगर वो सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफे देते हैं, सिंध असम्बली को नहीं तोड़ते, तो क्या हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा? क्योंकि वजीर आजम इमरान खान तो कह चुके हैं कि अगर इन लोगों ने इस्तीफे दे दिए तो हम उस पर बाय इलेक्शन करवा लेंगे, बड़ी तादाद में होंगे लेकिन हम करवा लेंगे। ये आप वो बिल्कुल ये कह चुके हैं, लेकिन ये एक्चुअली फार्मूला जो है ये पीटीआई का फार्मूला है। जब आपको याद होगा कि 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनएस थे उन्होंने इस्तीफे दिए थे, लेकिन उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे नहीं दिए थे। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो एक्चुअली दे आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ पीटीआई, कि पीटीआई ने जिस तरह अपनी सूबाई असम्बली से इस्तीफे नहीं दिए, कौमी असम्बली से दे दिए, तो अब पीपल्स पार्टी भी वो चाहती है कि वही हो। लेकिन इस पे पीडीएम की जमातें जो हैं वो उनमें अभी तक इत्तेफाक नहीं है। तो आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो तो तमाम असम्बलियों से इस्तीफे देने के हामी हैं। तो ये अब 8 दिसंबर को फैसला होगा कि आया कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जाएंगे या सूबाई असम्बलियों से भी दिए जाएंगे। मीर साहब, आपकी इस पर क्या राय है? आपने बड़ी सियासत देखी है, ये दो ऑप्शंस इस पर गौर किया जा रहा है। एक तो लॉन्ग मार्च होगा, उस पर तो इत्तेफाक राय है, और फिर ये दूसरी इस्तीफे वाली बात। क्या ऑपोजिशन के लिए फायदेमंद होगा अगर वो इस्तीफों का ऐलान कर देते हैं, या वो बंद गली में चले जाएंगे जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई थी कि उन्होंने इस्तीफे दिए, इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे थे, बंद गली में चले गए थे, वो कोई इफेक्टिव वो पॉलिसी नहीं थी उनकी। इस वक्त क्या लग रहा है, फायदेमंद होगा नुकसान होगा? मसला ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी ना जो, वो उसकी पोजीशन जरा डिफरेंट थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ तारुल कादरी साहब थे और एमक्यूएम कभी होती थी, कभी उनके साथ नहीं होती थी, और कुछ ये तंजीमें थी जिन पर पाबंदी बाद में लग गई ये, और उन तंजीमों के रहनुमा जो है उनको अब सजाएं भी मिल रही हैं FATF के हवाले से। तो तहरीक इंसाफ के साथ ना ज्यादा पार्टियां नहीं थी। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ महदूद थी उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा तक। अब इस वक्त जो PTM है उसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो सिंध में जिसकी बहुत बड़ी अक्सरियत है, एक मुस्लिम लीग नून है जो पंजाब में उसकी बहुत बड़ी पंजाब असम्बली में भी उसकी अक्सरियत है, कौमी असम्बली में भी उसके काफी मेंबर हैं, फिर वो आज़ाद कश्मीर में उसकी हुकूमत भी है। उसके अलावा JUIF है जिसके पास कौमी असम्बली में भी 13-14 सीटें हैं और बलोचिस्तान असम्बली में वो बहुत बड़ी कुव्वत है। फिर उसमें BNP मैंगल है जो कि बलोचिस्तान असम्बली में एक बहुत बड़ी कुव्वत है। तो बड़ा फर्क है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ऑपोजिशन जो है उसके लिए ये एक बहुत अहम फैसला है। मीर साहब, एक आखिरी सवाल कि अगर ये लॉन्ग मार्च होता है, इमरान खान तो कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और आपको पता है कि बाय नेचर चाहे उन्होंने क्रिकेट खेली या सियासत की, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। आपके ख्याल में क्या मामला तसादुम की तरफ ही जाएगा, या कोई ऑप्शन है कि मुज़ाकरात हो और इस मसले का कोई हल निकाला जाए बातचीत के जरिए? देखिए ना, पाकिस्तान की सियासत में दो अफराद ऐसे थे जो मुफाहमत की वजह से पहले मशहूर थे और फिर उसके बाद मुफाहमत की वजह से बदनाम हो गए। तो ये जो उनका मशहूरी से बदनामी तक का सफर है ये बड़ा अहम है। और ये दो अफराद कौन है? एक आसिफ जरदारी साहब मुफाहमत की वजह से मशहूर थे और एक शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की वजह से मशहूर थे। अब दोनों जो है उनकी मुफाहमत की पॉलिसी दोनों की नाकाम हो गई, तो अब वो मशहूरी से बदनामी की तरफ आ गए हैं। तो अब अगर मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ जैसे दो आदमी जो पहले सिंबल समझे जाते थे रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स के, तो वो भी अब अगर मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के हम ख्याल बनते जा रहे हैं, तो इसमें कसूर किसका है? ये आप सोचने की बात है कि कसूर किसका है। और दोबारा मैं आपको ये बता दूं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसकी तस्दीक की है कि जो असम्बलियों से इस्तीफे का मामला है इस पर शहबाज शरीफ साहब उनसे इत्तेफाक करते हैं। आप ये समझेंगे मरियम नवाज शरीफ साहबा से मेरी बात हुई है। अच्छा, ठीक है, राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया पेश कर रहे थे कि शहबाज शरीफ ने भी इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि असम्बलियों से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका हतमी फैसला की तारीख क्या होगी ऐलान की, वो 8 दिसंबर को तय की जाएगी। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, उसके बाद हम मजीद बात करेंगे अहम इशूज़ पे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तवील अरसे से जारी तवानाई सेक्टर का बहरान मुल्क की मईशत पर बोझ बनता जा रहा है। बिजली की पैदावारी लागत, लाइन लॉसेज और बिजली की चोरी में इजाफे की वजह से हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद साल के इख्तिताम पर भी तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म नहीं हो सकेगा और आने वाले महीनों में भी कर्जे में कमी का इम्कान सिफर होता जा रहा है।
क्योंकि वफाकी हुकूमत ने पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लाने का दावा किया था, हुकूमत अब तक वो रिफॉर्म्स करने में नाकाम रही है। तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्जा आज से 2 साल पहले 1200 अरब रुपए था, जिसमें इजाफा हुआ है और अब गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। वफाकी हुकूमत गर्दिशी कर्जे और तवानाई सेक्टर से जुड़े दीगर मसाइल पर काबू पाने के लिए रिफॉर्म्स लाने के दावे करती रही है। वजीर आजम और उनके वुज़रा 2-3 माह से कहते रहे हैं कि इन रिफॉर्म्स की तफसीलात आपके सामने 2-3 हफ्ते में ले आएंगे, मगर तमाम तर दावों के बावजूद दावे पूरे नहीं हो सके हैं। हुकूमत ने बिजली की पैदावारी लागत में कमी लाने के लिए 2.5 माह पहले बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के साथ MOUs पर दस्तखत भी किए थे और बताया गया था कि हुकूमत के इस इकदाम के बाद 10 सालों में 850 अरब रुपए से ज्यादा की बचत होगी, मुल्क में बिजली सस्ती होगी और गर्दिशी कर्जे में कमी आएगी। मगर अब तक ये दावे पूरे नहीं कर सकी है, बल्कि अब IPPs के इस हवाले से इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आने लगे हैं। IPPs का मौक़िफ़ है कि हुकूमत के MOUs पर अमल दरामद पर गैर संजीदगी मुज़ाकरात को बेनतीजा बना सकती है। आज द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक तकरीबन 53 IPPs का यह मानना है कि पावर डिवीजन MOUs के तहत तय पाने वाले अदायगी के तरीक़ेकार और दूसरी सिफारिशात पर अमल करने में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। खबर के मुताबिक IPPs ने हुकूमत पर यह भी वाज़ेह कर दिया है कि वो लेट पेमेंट सरचार्ज की मद में 135 अरब रुपए का रिलीफ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि MOUs में ऐसी कोई बात तय नहीं पाई थी। याद रहे कि रवा माली साल में अगस्त के महीने में हुकूमत और IPPs के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त तय पाई थी, जिसके मुताबिक IPPs इस बात पर तैयार थे कि वो आने वाले 10 सालों के दौरान अपने हिस्से में से तकरीबन 850 रुपए छोड़ने के लिए तैयार हैं। मगर IPPs की शर्त है कि मुआहदे के वक्त उन्हें 462 अरब रुपए वाजिबात की अदायगी यकमुश्त की जाए, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत चाहती है कि IPPs को इस बात पर कायल किया जा सके कि 462 अरब रुपए की यकमुश्त अदायगी करने के बजाय मुआहदे के वक्त 1/3 रकम अदा की जाए, जबकि बाकी रकम अगले 2 सालों में 2 एक साथ की सूरत में अदा की जाए। खबर के मुताबिक वजीर आजम के मुआविन खसूसी ताबिश गौहर ने यह भी बताया है कि मुज़ाकरात में इस पर भी बहस हो रही है कि अदायगी किस सूरत में की जाएगी। क्या अदायगी के लिए स्टेट बैंक प्रॉमिसरी नोट्स जारी करेगा, TFCs जारी किए जाएंगे, या इसके लिए कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अपनाया जाएगा? अभी इसका भी हतमी फैसला होना बाकी है। लेकिन खबर के मुताबिक IPPs ने यह वाज़ेह कर दिया है कि पेमेंट मैकेनिज्म फाइनलाइज होने से पहले वो मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। अब मसला यह है कि हुकूमत और IPPs के दरमियान तय पाने वाले MOUs की मुद्दत अगले साल 21 फरवरी को खत्म हो रही है, मगर 2.5 माह गुजरने के बावजूद अब तक मुआहदे की शराइत पूरी नहीं हो सकी हैं और बिजली की पैदावारी लागत में कमी लाने की हुकूमती ख्वाहिश पावर डिवीजन की ताखीर की वजह से खतरे में पड़ती नजर आ रही है। IPP से मुआहदा करके बिजली की पैदावारी लागत में कमी लाना तवानाई सेक्टर में इस्लाहात का बुनियादी हिस्सा है, जिससे बिजली की कीमत और गर्दिशी कर्जे में कमी लाने में मदद मिलेगी। मगर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के और भी कई अहम पहलू हैं, जिसमें बिजली के पूरे निज़ाम की ओवरऑलिंग, पावर और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की नुकसानात में कमी लाना और बिजली की चोरी रोकने समेत अहम मामला शामिल है। वजीर आजम पिछले 4 माह से कहते आ रहे हैं कि हुकूमत की पावर रिफॉर्म्स पॉलिसी बिल्कुल तैयार है, जो कुछ ही हफ्तों में सामने आ जाएंगी। जितनी भी हम उस तरफ चले जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर कर लें, चोरी कम कर लें, लाइन लॉसेस कम कर लें, जो भी कर रहे हैं वो उसके ऊपर भी पूरा प्लान इंशाल्लाह भी आपके सामने लेके आएंगे। पूरा प्लान लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। एक पूरी अब बाकायदा एक कॉम्प्रिहेंसिव पावर की पॉलिसी लेके आ रहे हैं और वो पब्लिक के सामने लेके आएंगे। उसमें मैं भी बैठूंगा, हमारे एक्सपर्ट्स बैठेंगे कि आगे अब हम कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। तो वो तकरीबन डेवलप्ड है। अब ये 2 हफ्ते के अंदर हम पब्लिक के सामने लेके आएंगे। मैं बड़ा वैसे IPPs का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बैठ के हमारे साथ नेगोशिएट किया और रीनेगोशिएट किया कॉन्ट्रैक्ट्स, और इंशाल्लाह ये हम अगले हफ्ते पब्लिक को बताएंगे कि जितनी भी हमने रीनेगोशिएशंस की हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, कितनी बड़ी सेविंग उससे हुई है, यानी कितना कम बोझ पड़ेगा अपनी आवाम के ऊपर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले 18 अगस्त को दावा किया कि तवानाई सेक्टर में रिफॉर्म्स की पॉलिसी बिल्कुल तैयार है, जो अगले 1-2 हफ्ते में सामने आ जाएगी, मगर ऐसा ना हो सका। फिर वज़ीर आज़म ने 9 नवंबर को यही दावा दोबारा दोहराया और कहा कि अगले हफ्ते तक रिफॉर्म्स की तफसीलात सामने आ जाएंगी, मगर हुकूमत आज तक रिफॉर्म्स की तफसीलात सामने लाने में नाकाम रही है। वज़ीर आज़म के अलावा वफाकी वज़ीर उमर अयूब भी बार बार यकीन दहानी करवाते रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में तवानाई सेक्टर में इस्लाहात हो जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हो सका है। तवानाई सेक्टर में रिफॉर्म्स मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जब तक
मुल्क में महंगी बिजली बनती रहेगी, सर्कुलर डेट में इजाफा होता रहेगा, जिसका सारा बोझ अवाम को उठाना पड़ेगा। क्योंकि सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए उसका वाहिद हल यही है कि मुल्क में सस्ती बिजली बनाई जाए, लाइन लॉसेस और बिजली की चोरी में कमी लाई जाए। और अगर ऐसा ना हुआ तो सर्कुलर डेट कम करने का जो वाहिद हल हुकूमत के पास होगा वो बिजली की कीमतें बढ़ाना होगा, जिसका सारा बोझ हमें और आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन याद रहे कि बिजली की कीमतें मुसलसल महंगी करने के बावजूद भी आज तक पाकिस्तान सर्कुलर डेट जैसे मसले पर काबू नहीं पा सका। ये मसला हल इसलिए नहीं होता क्योंकि जैसे ही बिजली की कीमत बढ़ती है, बिजली की चोरी में भी इजाफा हो जाता है। और इस वक्त मुल्क में जो गर्दिशी कर्जा है वो 2300 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसमें हर माह 40 से 45 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है। वफाकी वजीर उमर अयूब ने दावा किया था कि इस साल दिसंबर तक गर्दिशी कर्जा सिफर कर देंगे, जो दावा पूरा ना हो सका। और अब वज़रा की जानिब से यह दलील दी जा रही है कि कोरोना वायरस की वजह से वो बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं कर सके। अगर बिजली की कीमतें बढ़ा देते तो गर्दिशी कर्जा 40 से 45 अरब से कम होकर 9 से 14 अरब तक आ जाता। अब रेट इंक्रीज को साइड पे रखते तो जो डिस्को इनएफिशिएंसी है, सिस्टम इनएफिशिएंसी, उसका नंबर इस वक्त तकरीबन 9 से 14 बिलियन हर महीने का बन रहा है। सो अगर वो रेट इंक्रीज पास ऑन कर दिया जाए जो इनकर हो रहा है, तो फिर जो रनिंग रेट है हर महीने सर्कुलर डेट का वो 9 से 14 बिलियन पर महीने के करीब है। अहम बात यह है कि नदीम बाबर साहब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा करना था, जिसका बोझ अवाम पर पड़ता, महंगाई में मजीद इजाफा होता, लेकिन हुकूमत कोरोना वायरस की वजह से बिजली की कीमतें ना बढ़ा सकी। और अगर ये कीमत बढ़ा दी जाती तो सर्कुलर डेट माहाना 40-45 अरब ना होता, 9 से 14 अरब रुपए तक होता। और नदीम बाबर साहब इस बात का भी एतराफ़ कर रहे हैं कि सिस्टम इनएफिशिएंसीज सिस्टम में मौजूद हैं और हुकूमत अब तक इन खामियों को दूर करने में नाकाम रही है, क्योंकि हुकूमत खुद ये कह रही है कि 9 से 14 अरब रुपए इनएफिशिएंसीज की वजह से है। तो आप टैरिफ तो ना बढ़ा सके क्योंकि कोरोना वायरस था, तो कम से कम ये इनएफिशिएंसीज को खत्म किया जाता ताकि ये 9 से 14 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा है ये सिफर हो जाता, लेकिन हुकूमत इसमें भी नाकाम रही। और वज़ीर आज़म के मामले खसूसी ताबिश गौहर ने हमारे पिछले प्रोग्राम में ये एतराफ़ भी किया था कि गर्दिशी कर्जा खत्म ना होने की सारी जिम्मेदारी कोरोना वायरस पर नहीं डाली जा सकती, यहाँ हुकूमत की भी है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में बेहतरी लानी थी, लेकिन वो तमाम चीज़ें नहीं हुई। मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि तमाम का तमाम जो दारोमदार से हमारा ये नहीं होना चाहिए था कि अगर कोविड-19 नहीं होता तो हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे थे। यकीनन कोताहियाँ भी हुई हैं और बेहतरी की बहुत गुंजाइश भी है। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी ताबिश गौहर भी समझते हैं कि हुकूमत की कोताहियों की वजह से गर्दिशी कर्जा हर माह 40 से 45 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है और इम्कान यही है कि आइंदा आने वाले महीनों में भी इसमें कमी के बजाय मजीद इजाफा होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म के मामले खसूसी ताबिश गौहर हमारे पिछले प्रोग्राम में ये बात भी कर चुके हैं कि हुकूमत ने अगले 4 माह के लिए फर्नेस ऑयल का 1.2 मिलियन टन ऑर्डर दे दिया है और गैस बहरान की वजह से इजाफी बिजली गैस की जगह फर्नेस ऑयल पर बनाई जाएगी। घरेलू सार्फिन की तो अवलीन तरजीह होती है और मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी हमें बदकिस्मती से फर्नेस ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने पावर प्रोडक्शन के लिए। तो इस अगले 4 महीने के लिए हमने 1.2 मिलियन टन का ऑर्डर प्लेस किया है फर्नेस ऑयल का। जी बिल्कुल, क्योंकि वही गैस जो कि हमने पावर के लिए इस्तेमाल करनी थी अब हमें घरेलू सार्फिन को मुंतकिल करनी पड़ेगी। तो फर्नेस ऑयल महंगा ज़रूर होता है। तो हमारे प्रोग्राम में ताबिश गौहर ने यह कहा था कि हुकूमत फर्नेस ऑयल से बिजली बनाएगी, जिससे गर्दिशी कर्जे में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि फर्नेस ऑयल बिजली पैदा करने के लिए सबसे महंगा तरीन जरिया है। मगर हुकूमत की जानिब से LNG के मजीद टर्मिनल्स ना लगाने की वजह से हमें फिर फर्नेस ऑयल को इस्तेमाल करना होगा। टर्मिनल्स लग जाते तो हम ज़्यादा RLNG इंपोर्ट कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि गैस की शॉर्टेज है तो फर्नेस ऑयल से बिजली बनेगी, महंगी बिजली बनेगी, जिससे कौमी खजाने पर बोझ मजीद बढ़ेगा और गर्दिशी कर्जों का अंधा कुआं मजीद गहरा रहेगा। हुकूमत के सामने वाहिद हल यही है कि पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स के जरिए बिजली की पैदावारी लागत को कम करे ताकि सर्कुलर डेट का मसला हल किया जा सके और हमारी मईशत पे बोझ ना पड़े। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। 18 अक्टूबर को कैप्टन सफदर को कराची में गिरफ्तार किया गया था और मामला था IG सिंध की मुबैना अगवा का, और इसके बाद 2 इंक्वायरीज का ऐलान किया गया था। एक इंक्वायरी आर्मी चीफ ने
ऐलान किया था और दूसरी इंक्वायरी का ऐलान सिंध हुकूमत की जानिब से किया गया था। जिस इंक्वायरी का ऐलान आर्मी चीफ की तरफ से किया गया था उसकी रिपोर्ट 2 हफ्ते में आ गई थी, जिसको नवाज शरीफ ने मुस्तरद किया था, लेकिन उसका खैर मकदम किया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और इसके बाद सिंध हुकूमत ने भी कहा था कि हमारी रिपोर्ट तैयार है और जल्द मंजर आम पर आ जाएगी, लेकिन अब तक वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई है और ना ही दोबारा मुतालबा नून लीग की जानिब से हुआ है कि वो रिपोर्ट जल्द से जल्द पब्लिक की जाए, जिस पर पहले ही मरियम नवाज कह चुकी थी कि 30 दिन उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा है और उस रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए। तो क्या वजह है कि 1.5 माह गुजरने के बावजूद वो रिपोर्ट अब तक पब्लिक नहीं हुई है? इस पर बात करेंगे इंक्वायरी कमेटी के मेंबर नासिर अली शाह साहब से, जो कि सिंध में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर अली शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नासिर साहब, 24 नवंबर को भी आपने ये कहा था कि रिपोर्ट मुकम्मल है, 2 दिन पहले हमने इन कैमरा मीटिंग भी की है और जल्द वो रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी। पहले ही मरियम नवाज साहबा कह चुकी हैं कि 30 दिन बहुत ज्यादा थे, उसके लिए ओपन एंड शट केस था और वो कह रही थी कि इस रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए। क्या वजह है कि सिंध हुकूमत ने पब्लिक नहीं किया इस रिपोर्ट को अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, वो तैयार हो गई है रिपोर्ट। हमारी कैबिनेट मीटिंग है ट्यूसडे को, तो उसमें सबमिट होगी, उसके बाद जो है उसको पब्लिक किया जाएगा। और आपने देखा कि जिस तरह ये वाक़या हुआ और सबके सामने ही है, फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से रिक्वेस्ट की, उन्हें कहा और फिर उन्होंने फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया और उन्होंने भी बात की, DGI ने भी बात की, IG से भी, और फिर आपने देखा कि वो इंक्वायरी हुई, उस पर एक्शन हुआ। और उनकी इंक्वायरी पे तो एक्शन हुआ, वो तो हमारे सामने है, हमने अप्रिशिएट भी किया। सवाल तो ये हो रहा है कि जिस इंक्वायरी का सिंध हुकूमत ने कहा था उसका क्या हुआ है? आप ये कह रहे हैं कि उसको पब्लिक किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि शायद उस रिपोर्ट को दबा दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि उसको दबा दिया जाए, उसको बिल्कुल पब्लिक किया जाएगा। देखें, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें पॉइंट आउट की गई हैं, जो ज़ाहिर है वक्त जब आएगा तो आपके सामने आएंगी कि किस तरह इदारों को, और देखें जिन अफसरों पर एक्शन हुआ वो भी बड़े अच्छे अफसर थे, लेकिन किसने उनको इस पे लाए कि उनको ये एक्शन करने पड़े या जो कुछ भी हुआ, जिसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को एक्शन को, और हमारे कोर कमांडर साहब ने जिस तरह उनकी इंक्वायरी की और फिर वो एक्शन हुआ। लेकिन ये वजह क्या बनी, कौन से अनासिर थे ये जो PTI के हमारे नादान दोस्त हैं, जो जिन्होंने, आप कह रहे हैं कि इस कमेटी ने इम्पोर्टेंट बात ही आपको बता रहा हूँ। जी, आप कह रहे हैं कि इस कमेटी ने इस बात की भी निशानदेही कर ली है कि जिन ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटाया था और उनको GHQ रिपोर्ट करने का कहा था, उन जिम्मेदारान को किसने कहा था ये करने का, वो भी आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया इस रिपोर्ट में? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये सारी चीज़ें पब्लिक होंगी, इन कैमरा पूरी हुई है, मैं आपको सब कुछ तो नहीं बता सकता, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जिसका आपको भी इल्म है, जो मीडिया पे भी था, कि उस दिन सबसे ज़्यादा उछल कूद कौन रहा था, शोर कौन मचा रहा था, कि जो हमारे PTI के ये नादान दोस्त और ये जो इनकी नाहल फेडरल गवर्नमेंट है, इनके कुछ वफाकी वुज़रा और दीगर लोगों ने इस तरह का माहौल क्रिएट किया। और असल साजिश तो ये थी कि PDM की जो पार्टीज़ हैं वो आपस में उलझ पड़ें। ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, अगर यहाँ पे नवाज़ लीग वालों के ख़िलाफ़ इतना सख्त एक्शन होता है तो उसकी आपस में एक आ जाता, तनाव की सूरत हाल आ जाती। ये एक बहुत बड़ी जो सबके सामने आ जाएगी। हमें वो रिपोर्ट ये कहना चाह रहे हैं नासिर शाह साहब कि आपकी रिपोर्ट में, आपकी इस इंक्वायरी में फाइंडिंग ये है कि इन अफसरान पर PTI के चंद वुज़रा ने दबाव डाला था, क्या ये फाइंडिंग्स हैं आपकी इस कमेटी की? देखें शहजाद, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो मैं आपको कोई भी जो हमारी रिपोर्ट है मैं उसकी कोई भी पैरा आपको नहीं बता रहा। जब तक जाहिर है वो हमारी कैबिनेट से अप्रूव नहीं हो जाता, वहाँ पे हमें पेश करेंगे और उसके बाद ही होगी। मैं आपको वैसे जनरली बता रहा हूँ क्या आ रहा था मीडिया पे, कौन शोर मचा रहा था, किसने झूठी FIR कटाई, किसने आके, किसका कोई अजीज था जिन्होंने आकर झूठी FIR कटाई। देखें, जो कैप्टन सफदर ने किया, हमने उसकी उस वक्त भी मजम्मत की थी
कि उनको इस नासिर तरह साहब, का मुझे जरा नहीं ये करना बता चाहिए दीजिएगा था। कि एक इस तकद्दुस कमेटी है ने कायद की मजार इस का। कमेटी ने इतना तो आप बता सकते हैं ना कि इस कमेटी ने किस किस को कॉल किया था, क्योंकि कुछ अरसे पहले ये खबर आई थी कि तलब किसी को नहीं किया गया था। वैसे तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मुझे भी तलब कर सकते हैं, लेकिन ना आईजी सिंध को तलब किया गया, ना किसी और जिम्मेदार को तलब किया गया था। कि यह बात दुरुस्त है? देखें, जब ये रिपोर्ट पब्लिक होगी तो सब इसमें चीज़ें सामने आ जाएंगी, किसको तलब किया गया, कौन आया, कौन नहीं आया, हमने मालूमात कैसे इकट्ठी की, ये सब सामने आ जाएगा। मतलब किसी ना किसी को तलब तो किया गया था, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को भी तलब किए बगैर जो मौजूदा शवाहिद थे उन्हीं पे आपने रिपोर्ट बना दी है? देखिए, हमें इल्हाम तो नहीं होता ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ें पूछी गई होंगी, कोई डिटेल हासिल की गई होगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई होगी, जरूर पूछा होगा, तो ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी ना। अब क्योंकि मैं आपको कैसे बता दूं, जब तक मैं तो उसका एक मेंबर हूं। हमारे जोर आप पर नहीं डाल रहे कि इस रिपोर्ट को पब्लिक करें, लेकिन पहले मरियम नवाज कह चुकी हैं और आर्मी चीफ की रिपोर्ट के हवाले से बार बार वो कहते थे वो रिपोर्ट पब्लिक करें, लेकिन आप जरा बता दीजिए कि कब तक इम्कान है कि रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी? अब जी, ये बहुत जल्द जो है, मैंने जैसे आपको कहा कि ट्यूसडे को हमारी कैबिनेट मीटिंग है, सही, और उसके बाद ये बात होगी कि कब ये पब्लिक होगी, तो सबके सामने होगी इंशाल्लाह। लेकिन एक बात तो अहम हो गई कि इतना बड़ा एक्शन हुआ, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं चीफ साहब को। और जी बिल्कुल, वो खैर मकदम उस रिपोर्ट का बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी किया था। उम्मीद करते हैं जैसे आप कह रहे हैं कि होगी, वो रिपोर्ट आप जल्द पब्लिक करेंगे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, इसके बाद एक और खबर में बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस फाइज ईसा ने नजरसानी की दरख्वास्त में वजीर कानून फरोग नसीम और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर पर FBI को कंट्रोल करने के इल्जामात आयद किए हैं, जबकि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कंडक्ट पर सवाल उठाते हुए उसे बदनीयती पर मबनी और गैर शफाफ करार दिया गया है। जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी नजरसानी की दरख्वास्त में फैसले में इख्तलाफी नोट लिखने वाले जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी को भी बेंच का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया है। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 19 जून 2020 के मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ 2 से 11 और 15 पर नजरसानी करके उसे वापस लेने की दरख्वास्त की है। जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त पर समाअत को लाइव नशर करने का मुतालबा भी किया है। जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी नजरसानी की दरख्वास्त में शहजाद अकबर और फरोग नसीम पर FBI को कंट्रोल करने के इल्जामात आयद किए हैं। जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी नजरसानी की दरख्वास्त में दावा किया है कि शहजाद अकबर ने FBI के जांजेब खान को इसलिए तब्दील कर दिया था क्योंकि उन्होंने दरख्वास्त गुजार और उनकी अहलिया का टैक्स रिकॉर्ड देने से इनकार किया था। जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी इजाफी नजरसानी की दरख्वास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के कंडक्ट पर भी सवाल उठाए हैं। जस्टिस फाइज ईसा का अपनी नजरसानी की दरख्वास्त में कहना था कि उन्होंने मुतअद्दिद बार जाती तौर पर साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, सदर पाकिस्तान और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सदाती रेफरेंस की कॉपी की दरख्वास्त की थी, लेकिन उनको वो कॉपी फराहम नहीं की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरख्वास्त में लिखा है कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इनसे एक निजी मुलाकात की थी। इस मुलाकात का मकसद क्या था? जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस खोसा ने सुप्रीम कोर्ट के लॉन में टहलते हुए उन्हें निजी तौर पर रेफरेंस के बारे में बताया था और उस रेफरेंस के मुतालिक बताने का मकसद उनसे इस्तीफा लेना था। इस दरख्वास्त में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया है कि 19 जून के फैसले से अदलिया की आज़ादी को एग्जीक्यूटिव के हाथों दे दिया गया है, जो कि आइन के खिलाफ है। उनका कहना था कि दरख्वास्त गुजार की अहलिया को सजा देने के अलावा दरख्वास्त गुजार की तकदीर बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज को FBI के एक अफसर के फैसले के ताबे कर दिया गया है और वो अफसर एग्जीक्यूटिव के बराए रास्त कंट्रोल में आता है, जो दरख्वास्त गुजार को बरतरफ करना चाहता है। 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदाती रेफरेंस पर मुख्तसर फैसला सुनाया था, जिसमें 7 जजेस ने मामला FBI को भेजने का हुक्म दिया था, जबकि 2 जजेस ने इससे इख्तलाफ किया था और 1 जज ने रेफरेंस को नाकाबिले समाअत करार दिया था। फिर 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस से मुतल्लिक तफसीली फैसला जारी किया और इस तफसीली फैसले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इजाफी नजरसानी की दरख्वास्त दायर की है, जिसकी समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में
6 रुकनी लाजय बेंच करेगा और ये समाअत 8 दिसंबर को होगी। आज के प्रोग्राम में इतना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।